Hi guys, welcome back to the channel. So now we will start with yet another series called as Equilibrium. ये चैप्टर आपकी क्लास 11th में है and it is very very important for JEE and NEET. क्योंकि हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, उसके रिलेटेड ही ये वाला चैप्टर है इक्विलिब्रियम. सो वील स्टार्ट विद दैट. टुडे इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, कहाँ अपने को देखने को मिलता है, इज़ इट यूज़फुल फॉर अस और इज़ इट नॉट यूज़फुल फॉर अस, ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए. और हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, केसी हो गया और केपी निकालना हो गया. तो आज बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन से वील स्टार्ट. ओके चल. सो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, वो रिएक्शन में मैंने क्या डाला, कुछ रिएक्टेंट डाला, लेट्स से दैट इज़ ए, ठीक है. अब मैंने क्या है उसको घुमाया, उसमें मैंने कोई और एक बी रिएक्टेंट डाला ऊपर से. सो आई हैव रिएक्टेड ए एंड बी टुगेदर और उससे मेरे को C और D बनेगा, है ना. C एंड D बीइंग द प्रोडक्ट्स. सबसे पहली चीज़ जो है इक्विलिब्रियम वहाँ पे दिखता है जहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. मतलब ये रिएक्शन मेरी क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए. रिवर्सिबल बोले तो अगर A और B रिएक्टेंट है उससे C एंड D बन रहा है, वैसे ही C एंड D से वापस ही वी कैन गेट A एंड B बैक. पहली चीज़. दूसरी चीज़, मान लो नाउ आई स्टार्ट द रिएक्शन एंड आफ्टर 15 मिनट्स आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, C बनने लग गया. हाउ डू आई नो कि C बनने लग गया, कोई पर्पल कलर अपने को दिखेगा. एज सुन एज वी सी देयर इज अ पर्पल कलर, दैट मीन्स कि अपना क्या है, प्रोडक्ट C और D बन गया है, ठीक है. नाउ व्हेन आई पुट दिस इन अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम बोले तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक लिड लगाना है ना. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हैपन्स इन अ क्लोज सिस्टम. जो मैं ये इक्विलिब्रियम देखने की कोशिश करूंगी दैट इज गोइंग टू बी इन अ क्लोज सिस्टम. ओपन रिएक्शंस जो भी होती हैं उनमें हमको इक्विलिब्रियम नहीं दिखेगा. अब मैंने इस पर लिड लगा दिया. अब इसको क्या है, हम स्वर्ल करते हैं और स्वर्ल जैसे करते हैं पर्पल कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा. सो पहले क्या हुआ, पर्पल कलर अपीयर, विच मीन्स C इज फॉर्म्ड, विच मीन्स C is formed. एंड नाउ जैसे मैं इसको घुमाया, मैंने क्या देखा, पर्पल कलर डिसअपियर हो गया. पर्पल कलर डिसअपियर होने का क्या मतलब है, मेरे पास जो C था वो वापस से इट हैज़ फॉर्म्ड बैक इनटू A एंड B, वापस से मेरे पास रिएक्टेंट बन गया. सो पर्पल कलर डिसअपियर मतलब द रिएक्शन हैज़ नाउ गॉन बैकवर्ड अगेन, ठीक है. अब इसको फिर 10-15 मिनट के लिए रखते हैं, फिर हम देखेंगे कि पर्पल कलर क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा. पर्पल कलर रीअपियर हो जाएगा. सो ये सारे स्टैंड्स मेरे को क्या बताते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल. इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर पर्पल कलर अपियर हो रहा है दैट मीन्स C बन रहा है. अगर पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है मतलब वापस से A और B बन जा रहे हैं. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लग रहा है कि रिएक्शन क्या हो गई है, बंद हो गई है. एक्चुअली नो मोर प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड, है ना. सो द रिएक्शन सीम टू हैव स्टॉप्ड. रिएक्शन seems to stop. बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, जितना रेट, जितनी स्पीड से मेरे C और D बन रहे हैं उसी स्पीड से वापस से A और B बन जा रहे हैं, विच इज द रिएक्टेंट. सो द rate of the forward reaction is actually equal to the rate of backward reaction. इसका क्या मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि जो मेरे फाइनल प्रोडक्ट्स बनने वाले थे वो नहीं बन रहे. एक रिएक्शन में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया. नो मोर प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड. दिस इज व्हाट आई कॉल एज केमिकल इक्विलिब्रियम. देखो यहाँ पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शंस दे बिकम इक्वल इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस. और ये कब होता है, जब अपने पास क्या होती है, क्लोज रिएक्शंस होते हैं. ऊपर से क्या होना चाहिए, ये क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है. होता डायनामिक है, मतलब द रिएक्शन इज अकरिंग बट इट लुक्स लाइक इट हैज स्टॉप्ड. व्हाई इज इट डायनामिक, क्योंकि जितना मेरे पास नेट मान लो 5 मोल C बन रहा है, वो वापस से 5 मोल C जो है चेंज हो जा रहा है इनटू A. सो रिएक्शन सीम्स टू हैव स्टॉप्ड बट इट इज एक्चुअली गोइंग ऑन. द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. इतना सा है, ठीक है. जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3. इस केस में मान लो एट इक्विलिब्रियम, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम पे एक टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. इसका क्या मतलब है, मान लो इसके 5 मोल्स अमोनिया बन गए,
आफ्टर दैट और 5 मोल्स के बाद और अमोनिया नहीं बन पा रहा है, ठीक है, 5 मोल्स के बाद अमोनिया नहीं बन पा रहा, तो ऐसा लग रहा है कि रुक गई है रिएक्शन, बट हो क्या रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा मेरे पास अमोनिया क्रिएट हो रहा है वो वापस से अमोनिया डीजेनरेट होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इज इट वेरी गुड फॉर अस और नॉट? इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर अस। क्यों? एज ए केमिस्ट अगर लैब में मैं कोई रिएक्शन परफॉर्म करती हूँ, मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने 10 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है, 10 मोल्स ऑफ अमोनिया इज माई टारगेट, बट बना कितना? सिर्फ 5 मोल्स बना। एक्स्ट्रा 5 मोल्स अमोनिया बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा अमोनिया बन रहा है वो वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो एज अ केमिस्ट इट्स नॉट अ वेरी गुड कंडीशन। इक्विलिब्रियम इज समथिंग आई डोंट वांट इन माय रिएक्शन, लेकिन होता है। तो इसको कैसे करेंगे? इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आई विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस इक्विलिब्रियम डिपेंड्स एंड देन आई विल ट्राई टू चेंज दैट। जैसे मैं चेंज करूंगी और मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा कर पाऊंगी, मेरा एक्स्ट्रा अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्विलिब्रियम? सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया क्या होती है, ये क्लोज सिस्टम में होता है। किस में होता है? क्लोज सिस्टम में होता है। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने भी कलर, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सारी की सारी जो भी अपनी इक्विलिब्रियम होती है, किस पे होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको दिखाने के लिए सिंपल सा टेक्निक है, अगर A + B है और वो C बना रहा है, तो वापस से वो C डिसइंटीग्रेट होके A और B बनाना चाहिए। दैट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? A और B जो है, मान लो वो C बना रहा है, बट इट्स नॉट चेंजिंग बैक इनटू आवर A एंड B। दैट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई टेंशन ही नहीं है, इक्विलिब्रियम होएगा ही नहीं, तो जितना भी मेरा टारगेट है वो बन जाएगा। ठीक है। सो इट ओनली हैपन्स इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्लोज्ड सिस्टम। दो चीज़ याद रखनी है, इट विल हैपन इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड क्लोज्ड सिस्टम्स, है ना। अगर मैंने कोई लिड लगा दिया या रिएक्शन में बंद करके कॉर्क लगाया हुआ है, तो ही ये अपना इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज वी विल नॉट सी दिस कंडीशन। ठीक है। एंड थर्ड, इट इज एक्चुअली डायनामिक इन नेचर। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली चेंजिंग. Molecules are actually changing to give you products, but those same products are changing back into your reactant. तो एक्चुअल में बड़ा एक्टिव फेज है, लेकिन लगता क्या है? ऑन एंड ऑल कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जो होता है दो तरीके का होता है। कौन सा होता है? फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, और क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब अगर मैं कोई फिजिकल चेंज कर रही हूँ, मान लो कोई सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं और लिक्विड से कोई गैस में चेंज करते हैं, है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड टू गैस। अगर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो गैस से लिक्विड में भी तो चेंज हो सकता है। ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें लिक्विड फेज से आप गैशियस फेज में जा रहे हो और गैशियस फेज से वापस से आप किस में आ रहे हो? लिक्विड फेज में आ रहे हो। इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना। इसमें क्या देखने को मिलेगा? नो मोर वेपर्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, है ना। मान लो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके पास वेपर्स बन रहे थे, उसके बाद और एक्स्ट्रा वेपर्स नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा वेपर्स हैं दे आर चेंजिंग बैक इनटू देयर लिक्विड स्टेट। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो अभी हमने जो बात करी है, अगर A से B मान लो चेंज हो रहा है इनटू C, है ना। सो एक पॉइंट आएगा जब नो मोर C इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड नो मोर A एंड B इज गेटिंग यूटिलाइज्ड। यू स्टार्टेड विद लेट्स से 5 मोल्स, है ना। आपने 5-5 मोल दोनों A और B के लिए, और स्टार्टिंग में क्या थे? C बनी ही नहीं है। एक टाइम आएगा लेट्स से आफ्टर 10 मिनट्स यू सी कि C कितना बन गया है? C बन गया अपना 2 मोल्स। ठीक है, C बन गया अपना 2 मोल। तो ये कितना रह गया? लेट्स से 3 मोल्स रह गए। A भी 3 मोल्स रह गए और B भी 3 मोल्स रह गए। अब और एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम व्हेन नो मोर C इज गेटिंग फॉर्म्ड। अपने को रिएक्शन मिक्सचर में क्या दिखेगा? 2 मोल C ही दिखेगा, और B और A कितना दिखेगा? 3 मोल ही दिखेगा, और वो एक्स्ट्रा जो है वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 मिनट के बाद में देखूंगी रिएक्शन लग रहा है कि बंद हो गई है, लेकिन रिएक्शन बंद नहीं हुई है। यहाँ पे C भी है, A भी है और B भी है। C के 2 मोल्स हैं, A और B के 3 मोल्स हैं। इस इंटायर चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं।
है ना. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए, बी एंड सी विच आर प्रेजेंट एट दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर. ठीक है भाई. अब ये होते हैं अपने दो तरीके के. क्या होते हैं? दो तरीके के. इसको भी समझ लेते हैं एक बार फटाफट. हटा देते हैं सब कुछ. अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चा? दो तरीके का होता है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम. होमोजेनस देख लेते हैं. होमो मीन्स सेम. क्या सेम? सेम फिजिकल स्टेट. सेम फिजिकल स्टेट. ठीक है. और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम मतलब जब फिजिकल स्टेट आपके पास एक से ज़्यादा हो, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स. मान लो एक रिएक्टेंट सॉलिड में है, दूसरा लिक्विड में है, और प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से गैसियस फेज में है. सो व्हेन यू हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स दैट्स कॉल्ड एज अ हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम. और सेम फिजिकल स्टेट में होगा तो उसको बोलेंगे होमोजेनस फिजिकल स्टेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी लेट्स से दोनों सॉलिड में था, है ना, एंड देन इट चेंज्ड इनटू सी विच इज ऑल्सो सॉलिड. ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम? होमोजेनस इक्विलिब्रियम, जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या हैं? सेम फिजिकल स्टेट में है. हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होगा? मान लो A इज इन सॉलिड एंड B इज इन लिक्विड स्टेट एंड योर C इज गेटिंग फॉर्म्ड इन लेट्स से सॉलिड स्टेट, है ना, कुछ भी हो सकता है. सो सॉलिड और लिक्विड दो अलग अलग फेजेस हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम बोलेंगे. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था भाई? गुल्डबर्ग एंड वागे ने. किसने दिया था? गुल्डबर्ग एंड वागे. लेट्स टेक अ जनरल इक्वेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ ऑफ मास एक्शन इज. A प्लस बी गिव्स यू C एंड D. ये जो आगे लिखा होता है बच्चा, ये क्या है? एक दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आगे हम नंबर्स लगाते हैं ना बैलेंस करने के लिए. वो जो नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक coefficients. We call that as stoichiometric coefficients. So what is the stoichiometric coefficient of A reactant? It is the small a. What is the stoichiometric coefficient of this B? It is the small b. Likewise अपने C के लिए stoichiometric coefficient is small c and for D product it is small d. ठीक है. तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि ये जो पूरी रिएक्शन है इसका जो रेट है, रेट बोले तो स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, ये कितना फास्ट होगी ये रिएक्शन, दैट रेट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ concentration of the reactants raised to the power of their coefficients. मतलब जो अपना ये रेट है that rate is directly proportional to concentration को कैसे दिखाना है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाना है. किसकी? concentration of the reactants. reactants की concentration क्या है? मान लो A reactant है, उसका concentration ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाना है and raised to the power their stoichiometry that is small a into concentration of B reactant raised to its power stoichiometry that is small b, है ना. So rate कोई भी reaction का आप इस तरीके से दिखा सकते हो. This is called as law of mass action. ठीक है भाई. अब इसी को एक स्टेप फर्दर लेके जाते हैं और एक चीज़ जो नोट करते हैं जिसको बोलते हैं Kc. क्या बोलते हैं? Kc. ठीक है. अब Kc क्या है? Kc is called as the equilibrium constant. Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. ये कहते हैं कि आप Kc कैसे दिखा सकते हो? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द स्टोइकियोमेट्री, टू देयर स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू देयर स्टोइकियोमेट्री. है ना? है सिंपल, बिल्कुल है ना, सिंपल है. अब देखो इसको कैसे करेंगे. इस मान लो इस रिएक्शन के लिए मेरे को Kc लिखना है. इस रिएक्शन के लिए मान लो आई हैव टू राइट Kc. कैसे लिखोगे? बड़ा सिंपल है. सी दिस Kc विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी कैपिटल C टू इट्स पावर दैट इज स्मॉल c. जो स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, मोल अपॉन वॉल्यूम जैसे करते हैं. ठीक है. इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स क्या है मेरे? कैपिटल A टू द पावर A
एंड कैपिटल B कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स स्टोइकियोमेट्री दैट इज B। ये हो गया मेरा Kc का वैल्यू, ठीक है। सो आपको क्या है, स्कूल वाले एग्जाम्स में, नीट में, जेई में, सब में ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई Kc का एक्सप्रेशन लिखो, और आपको आपको इक्वेशन दे देंगे, उधर से आपको पहली बात तो Kc लिखना आना चाहिए, ठीक है। लेट्स टेक दिस इक्वेशन। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज भाई बैलेंस है कि नहीं है मेरी। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, पहली चीज़, ठीक है। पहली चीज़ क्या देखनी है, बैलेंस करनी है। दूसरी चीज़, अगर ये बैलेंस है तो क्या करेंगे, Kc विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। सो इधर आ जाओ, Kc कैसे लिखोगे इसके लिए, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज HI डिवाइडेड बाय 2, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय टू द पावर 2, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, H2। H2 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 स्टोइकियोमेट्री, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 टू द पावर 1, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल राइट द Kc एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन। ये वाला खुद ट्राई करके देखो, दिस वन, ये कैसे आएगा, Kc विल बी इक्वल टू C, ये क्या दिया हुआ है, हाफ इज द स्टोइकियोमेट्री, सो रेज टू द पावर हाफ into concentration of D raised to the power 2 divided by concentration of A to the power 2 into concentration of B to the power, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3, तो यहाँ पे ये 3 लिख देना, as simple as that। Kc लिखना बड़ा आसान है ना। अब एक और चीज़ बताऊंगी, दैट इज अगर मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, और वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आपके पास स्टेट्स क्या दिए हुए हैं, सॉलिड दिया हुआ है या ऐसे लिक्विड दिया हुआ है, उस केस में उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को हम क्या मानते हैं, वी बाय कन्वेंशन, है ना, बाय कन्वेंशन बोले तो इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। सो बाय कन्वेंशन जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होते हैं, उनका कंसेंट्रेशन जो होता है हम क्या लेते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 होगा, ठीक है। सो कहीं पे भी सॉलिड या लिक्विड होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे उस टाइम पे उसका कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, बिकॉज 1 मोलर लेते हैं स्टैंडर्ड उनका, ठीक है। एंड इन दैट केस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे समझते हैं। लेट्स से अपने पास 2A है विच इज़ अ गैस, है ना, एंड B है विच इज़ लेट्स से सॉलिड। It changes into 3C which is a gas plus 2D which is a liquid, है ना। सारे स्टेट्स ले लिए। पहली बात तो ये क्या है, एग्जाम्पल हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का होगा, अगर इसमें इक्विलिब्रियम है तो उस केस में Kc लिख के दिखाओ मुझे क्या होगा, क्या Kc ऐसे होगा, C टू द पावर 3, D टू द पावर 2, A टू द पावर 2 एंड B टू द पावर 1। विल आई राइट इट लाइक दिस, नो, अ बिग नो। क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड एंड सॉलिड में जो भी है, ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में, इनको गोला मारना है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। सो वाइल राइटिंग द Kc हम क्या करेंगे, सिर्फ बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनके बिहाफ पे लेंगे, ठीक है भाई। सो C इज अ प्रोडक्ट विच इज इन माई गैसियस स्टेट, सो आई विल हैव टू कंसिडर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर 3। D को जो है कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि यूनिटी लेंगे, 1 लेंगे तो वो हम एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2, क्योंकि यही सिर्फ गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट का और लिक्विड स्टेट का जो भी होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे। दैट्स वाई विल नॉट कंसिडर दैट इन आवर Kc एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। सो अपना फाइनल जो Kc का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा C टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय A टू द पावर 2, है ना। चलो भाई, नाउ दिस इज क्लियर, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ Kc। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ Kc। भाई Kc का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, जैसे अपने मोलारिटी का मोल पर लीटर होता है, मोलारिटी का अपना मोल पर kg होता है, वैसे Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। इट काइंड ऑफ चेंजेस विद द इक्वेशन। अलग जो आप केमिकल रिएक्शन करोगे हर उसमें Kc का जो यूनिट होगा और डिफरेंट होगा। कैसे करना है, एक चीज़ पढ़ी थी हमने, मोल पर लीटर विच इज़ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा Ng,
टू द पावर डेल्टा एन जी। माई डियर फ्रेंड्स, डेल्टा एन जी मैंने लास्ट थर्मोडाइनमिक्स जब हम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था क्या होता है डेल्टा एन जी। इट इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स जैसे करते हैं। तो डेल्टा एन जी कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस द नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे एक एग्जांपल ये वाला लिया था, इसके लिए डेल्टा एन जी लिख के दिखाओ क्या होगा। सिर्फ गैशियस वाले लेने, तो प्रोडक्ट साइड में क्या सिर्फ सी है, सो दैट इज 3 माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स जो गैशियस स्टेट में है वो 2 हैं। 3 - 2 मतलब 1। सो इन दैट केस अपना क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1। नाउ दिस डेल्टा एन जी कैन हैव अ 0 वैल्यू, it can have a plus value, it can have a minus value। तो उन्हीं डेल्टा एन जी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपना केसी का यूनिट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है भाई, ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो व्हाट if this delta एन जी is equal to 0, then the unit of kc will be to the power 0, anything to the power 0 is 1। so वो क्या होगा उस केस में, यूनिटलेस होगा। ठीक है, it will be unitless, that means my kc will have no unit if the delta ng is 0। ठीक है, चलो लिखते हैं भाई, write the expression for the kc for following reactions when equilibrium is attained। ठीक है, ओके, पहला इक्वेशन देखो, पहले देखो सब गैशियस स्टेट में है, ठीक है, कूल, गैशियस स्टेट में है। नेक्स्ट देखो, इज इट बैलेंस्ड, 2 Cl यहाँ पे, 2 Cl यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ओके, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। नाउ वी कैन कैलकुलेट द Kc। लिखो इसके लिए Kc क्या होगा, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। सारे गैशियस स्टेट में है ना, सो आई विल यूज ईच एंड एवरी वन, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOCl टू द पावर 2। ठीक है, एंड इन दिस केस व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ Kc, इस साइड लिख देते हैं, यूनिट ऑफ Kc क्या होगा, इट विल बी मोल अपॉन लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करो इस केस में, 2 और 1, 3 नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स अपने पास 3 मोल्स हैं, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, तो 1 ही हो गया, तो टू द पावर 1, सो इट इज मोल अपॉन लीटर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये भी गैशियस स्टेट में चारों। लेट्स बिगिन, Kc will be equal to concentration of H2O to the power 1 into concentration of CO to the power 1 divided by H2 का concentration since it is the reactant and CO2 का concentration to the power 1। This is how you will calculate the Kc for this, and what will be the delta Ng। दिखने से ही लग रहा है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो total number of moles of products are 2 minus 1 और 1 2, so that is 0। इसका मतलब यहाँ पे Kc क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी यूनिटलेस। जो भी वैल्यू आएगी वो बता दो और कोई उसकी यूनिट नहीं होगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, N2O4 gives 2NO2, write the Kc, it will be the concentration of NO2 to the power 2 divided by concentration of N2O4 to the power 1, as simple as that। दोनों गैशियस स्टेट में है, दोनों लेने हैं मैंने, और Kc मैंने लिख देना है। यूनिट, इट विल बी मोल अपॉन लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना है यहाँ पे, 2 आ जाएंगे इसके, माइनस एक ही रिएक्टेंट का मोल है, -1 कर दो, तो इट विल बी टू द पावर 1, सो इट इज मोल अपॉन लीटर्स। अच्छा, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू, एक इस तरीके का ग्राफ आएगा जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ होता है। जब भी अपने पास कोई रिएक्टेंट होता है ना, इन दिस केस द रिएक्टेंट इज N2O4, टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होएगा, ऐसे डिक्लाइन होएगा। ठीक है, और जो अपना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, NO2, NO2 का टाइम के साथ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होएगा। ओके, यू विल सी देयर विल बी अ टाइम व्हेन नो मोर N2O4 और नो मोर NO2 इज गेटिंग चेंज्ड। दैट इज द पॉइंट विच आई विल हाईलाइट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे मेरे को दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस क्या मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए, अब चेंज नहीं हो रही हैं। वो पर्टिकुलर टाइम को हम क्या मार्क करेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम। ठीक है, लिखो, व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले देखना क्या, गैशियस गैशियस गैशियस, फाइन, वील हैव टू यूज ऑल द 3। Kc लिखते हैं पहले, एक्सप्रेशन क्या है,
It is the concentration of SO3 to the power 2 divided by concentration of SO2 to the power 2 into concentration of O2 to the power 1. This is a question from your NCERT itself. काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ये स्कूल एग्जाम्स में आने के लिए, तो इनको देख लो. अब मेरे को क्या दी हुई हैं, ये कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं. सो दीज कॉन्सेंट्रेशंस आर द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के टाइम पे इनकी ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो यही इसमें पुट करनी है. SO3 कितना दिया है, 1.90 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 कितना दिया है, 0.6 टू द पावर 2 इंटू O2 कितना होगा, 0.82 टू द पावर 1, है ना. ये दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा. ओके, सो कितना आएगा ये 3.61. 1.90 इंटू 1.90 विल बी 3.61 डिवाइडेड बाई 0.295. तो ये कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 12.237. केसी का क्या वैल्यू आ गया, 12.237. एंड नाउ व्हाट विल बी द यूनिट. यूनिट भी कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है. द डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे पहले. इट विल बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसियस स्टेट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द गैसियस स्टेट. प्रोडक्ट में अपने पास SO3 के 2 मोल्स हैं माइनस 2 SO2 प्लस 1 ऑक्सीजन का भी है ना. सो दिस 2 minus 3 दैट मीन्स इट इज -1. कैसे लिखते थे केसी का यूनिट, मोल अपॉन लीटर to the power delta Ng. So this will become mole upon liter to the power -1. क्या हो जाएगा ये, liters per mole. This Kc value will be liter per mole. ठीक है, I hope you guys understand this. Okay. अब बहुत सारे एक्सप्रेशंस में हम Kc की जगह एक और यूनिट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं Kp, जिसको यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं Kp. नाउ व्हाट इज द यूज केस. मान लो मेरे पास A और B जो है वो गैस है ना, वो गैस है, और उससे मैंने मान लो एक C बनाया, दैट आल्सो अ गैस. नाउ टेल मी वन थिंग, इज इट ईजियर फॉर अस टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस, है ना. या इट इज ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर्स. पार्शियल प्रेशर इजीली कैलकुलेट होगा या कॉन्सेंट्रेशंस फॉर गैसेस, it is partial pressures, है ना. So at any given time it is very easy for us to calculate their partial pressures. partial pressure क्या होते हैं, जो इनके individual pressure, जो C molecules exert कर रहे हैं कंटेनर पे, वो partial pressure of C हो गया. जो B वाले molecules वो कंटेनर पे pressure create कर रहे हैं, that is the partial pressure of B. इनको कैसे denote करते हैं, partial pressure of A को करेंगे PA, partial pressure of B will be called as PB, partial pressure of C will be called as let's say PC. तो अब क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट करेंगे जिसमें rather than calculating the concentrations we'll have partial pressures given. So in that case अपने को Kp कैसे लिखना होता है, सेम चीज़ है, बस concentration की जगह आपने क्या यूज़ करना है, partial pressures यूज़ करना है. So if I have let's say A plus 2B gives C. So Kc कैसे लिखते थे, it is the concentration of C to the power 1 upon A to the power 1 and B to the power 2. अब instead of these concentrations you are given the partial pressures of this A, B and C. ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, Kp यूज़ करेंगे. Kp will be nothing but, आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाने क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं, पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे. दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C to its stoichiometry upon partial pressure of A to its stoichiometry into partial pressure of B to its stoichiometry. समझ में आ गया. जस्ट इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या कर देना है, चेंज, पार्शियल प्रेशर लगा देना वहाँ पे, एज सिंपल एज दैट. बाकी स्टोइकियोमेट्री, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर सब सेम करना है. ठीक है, इसके यूनिट का क्या सीन है. अब इसके यूनिट का देखो भाई, जैसे वहाँ पे यूनिट के लिए हम क्या यूज़ करते थे, मोल अपॉन लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी, वैसे ही यहाँ पे यूनिट ऑफ Kp के लिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर है एट द एंड, सो इट इज एटमॉस्फेयर, हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन जी यूज़ करेंगे. आई विल यूज एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन जी. सो लेट्स से दिस केस, इसमें Kp का यूनिट क्या होगा, इट विल बी एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन. डेल्टा एन जी क्या है, इट विल बी 1 माइनस
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस। रिएक्टेंट क्या है, एक A है और 2 B हैं, क्या हो गया 1 - 3 दैट इज -2। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी लगाओगे तो इट विल बी एटमॉस्फेयर टू द पावर -2। ठीक है, इस तरीके से आपने Kp को कैलकुलेट करना है और यूनिट्स कैलकुलेट करनी है। बहुत बार क्या करेंगे, हम आपको पार्शियल प्रेशर्स दे देंगे, है ना, क्वेश्चन में आपको पार्शियल प्रेशर्स दे देंगे और बोलेंगे कि भाई Kc बताओ। आप कैसे करोगे वो, आपने उन पार्शियल प्रेशर्स से Kp निकालना है और कुछ तो मेरे पास रिलेशन होना चाहिए उस Kp से आई कैन कैलकुलेट Kc, है ना, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। फॉर दोज क्वेश्चन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन, इट सेज दैट योर Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT टू द पावर डेल्टा एन जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। Kp और Kc के बीच में ये रिलेशन होगा। R क्या है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज दिस 0.0821। ठीक है, आपको इसकी यूनिट्स भी पता होना चाहिए, इट इज लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और डेल्टा एन जी ये तो वही है, मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, ओके। टेम्परेचर, जो भी आपको टेम्परेचर दिया होगा दैट टेम्परेचर यू नीड टू टेक इन केल्विन। हो सकता है डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, आपको उसमें केल्विन में चेंज करना होगा। ठीक है, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल N2 + 3H2 gives 2NH3। इसको आप Kp को लिखो, Kp कैसे लिखोगे, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर 2। आप एक बार ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रही हूँ, क्या है यहाँ पे सारे नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं, नॉर्मल ब्रैकेट्स में आप पार्शियल प्रेशर लिखोगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 सिंस दैट इज द स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट Kp for this. Now let's see what is the relation between Kp and Kc for this. So your Kp is equal to Kc into RT to the power delta Ng. What is delta Ng in this case? देखो भाई, वही सेम चीज़ है बार बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। सिर्फ गैशियस देखना है, ये तीनों गैसेस होती हैं, 2 - 1 + 3, 1 + 3 दैट इज 2 - 4, so that becomes -2। तो ये क्या होगा, RT टू द पावर -2। इसका क्या मतलब होगा, Kp इज इक्वल टू Kc अपॉन RT टू द पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हर इक्वेशन के लिए आपके लिए Kp और Kc का रिलेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट विल डिपेंड ऑन द डेल्टा Ng वैल्यू फॉर एवरी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, now this is the numerical that I want to give you, like pause the video and try it for yourself। एक बार ये question आप खुद try करो, ठीक है। Okay, now let's see this question. The reaction between gaseous sulfur dioxide and oxygen is a key step in industrial process or in industrial synthesis of your sulfuric acid। क्या बोलते थे इसको, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। सो ये एक रिएक्शन होती थी, उसमें बीच का स्टेप 2 होता था। अ मिक्सचर ऑफ दिस SO2 and O2 was maintained at what temperature, 800 Kelvin until the system reached an equilibrium. So we have reached that equilibrium at 800 Kelvin। उस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर की आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं। SO3 की दी हुई है इतनी, O2 की इतनी दी हुई है और SO2 की इतनी दी हुई है। कैलकुलेट Kc एंड Kp फॉर दिस। सो लेट्स फर्स्ट राइट द Kc एक्सप्रेशन फॉर दिस। सबसे पहले क्या देखना है, बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस तो मुझे लग रहा है, आगे चलते हैं। सारे गैशियस स्टेट में है, सो आई हैव टू यूज ऑल द 3 in my Kc expression. So that will be SO3 का concentration to the power 2 divided by SO2 का concentration to the power 2 and O2 concentration to the power 1. And now we don't have to do anything, we just have to put the values. What is the SO3 concentration? It is 5 into 10 to the power minus 2 to the power 2 divided by SO2 का कितना दिया है, 3 into 10 to the power minus 2 to the power 2 and O2 का concentration is 3.5 into 10 to the power minus 3 to the power 1 ही रखना है, 1 ही रखते हैं। अब इससे ये कैंसिल हो गया, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 5 अपॉन 3 into 3 into 3.5 into 10 to the power minus 3, है ना। We can write it like this। ये कितना आ जाएगा अपना Kc का वैल्यू,
5 5 25 25.9 फ्रॉम 999, ये हो जाएगा अपना अराउंड 7.9 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना। ये हो जाएगा अपना केसी का वैल्यू, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन खुद करके देखो एक बार, यही आना चाहिए। अब डेल्टा एन जी देखो इसके लिए क्या है, इट विल बी 2 -1 and 2 3, तो दैट इज -1। डेल्टा एन जी इज -1, सो केसी का क्या होगा, मोल अपॉन लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी, सो इट इज -1। तो ये क्या आ जाएगी यूनिट, लीटर पर मोल। क्या आ जाएगा, लीटर पर मोल। कितना, 7.9 इंटू 10 टू द पावर 4। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट्स गिवन। बोला है भाई केपी बताओ, केपी क्या होगा। मेरे को कोई पार्शियल प्रेशर तो दिए नहीं है, तो मेरे को क्या है, वही वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। वॉट वॉज आर डेल्टा एन जी, आर इंटू टी कर लेते हैं। डेल्टा एन जी कितना था, -1, सो -1 मतलब नीचे रेसिप्रोकल करना है, सो दैट विल बी केसी अपॉन आर इंटू टी, है ना। माई डियर फ्रेंड्स, just write the Kc value here, 7.9 into 10 to the power 4 into 10 to the power 4। R कितना आएगा, 0.0821 into टेम्परेचर कितना दिया था, it was 800 kelvins, so just put those values and get the answer। इसको मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है, that is 1.2 into 10 to the power 3। Kp कितना आ गया, 1.2 into 10 to the power 3। क्या था इसका यूनिट, एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन जी। नाउ योर डेल्टा एन जी इज हाउ मच, इट्स -1, सो एटमॉस्फेयर टू द पावर -1 हो जाएगा। ये यहाँ पे यूनिट लिख दो, एंड अ 4 मार्कर और अ 5 मार्कर क्वेश्चन इज ऑल डन। केपी एंड केसी ऐसे निकालना होगा। तो आज का मेन जो लेक्चर था दैट वाज हाउ टू कैलकुलेट केपी, हाउ टू कैलकुलेट केसी, एंड अगर एक दिया तो दूसरा कैसे कैलकुलेट करना। सो द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गैसियस होमोजेनस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्शन लिख देते हैं, कोई रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर, द नंबर ऑफ moles of products are greater than the number of moles of reactant, ये बोला है। Is Kc larger or smaller than Kp? अब Kc और Kp के बीच में याद है रिलेशन क्या था, Kp is equal to Kc RT to the power delta Ng, है ना। अब ये डेल्टा Ng के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, the number of moles of product are greater। What is the formula for delta Ng that we have? It is number of moles of product minus number of moles of reactants। ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट का वैल्यू बड़ा है, तो ये अगर बड़ा हुआ वैल्यू तो ये कोई डेल्टा एन जी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े हैं। तो डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव आएगा बच्चों, तो ये पूरा चीज़ जो है ये नीचे नहीं जाएगा, आर टी इधर ही रहेगा। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। अब एक बात बताओ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ जो होगी वो इसमें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। सो इस केस में क्या होगा, के पी विल बी ग्रेटर और के सी विल बी ग्रेटर। यू आर मल्टीप्लाइंग समथिंग विद द के सी, सो दैट मीन्स योर के पी इज एक्चुअली लार्जर देन द के सी वैल्यू, है ना। सो इज के सी लार्जर और स्मॉलर, के सी इज एक्चुअली यू कैन से स्मॉलर दैन के पी। आई होप इट्स अंडरस्टूड, है ना, बड़ा सिंपल सा चीज़ था। ओके, डेल्टा एन जी की हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। अगर ज़ीरो हुआ तो के पी और के सी अपने क्या होंगे, यूनिटलेस होंगे। अगर +1 में होंगे तो मोल अपॉन लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी कर दो, या एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन जी कर दो, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। व्हाट विल बी द यूनिट्स फॉर के सी फॉर दिस इक्वेशन, के सी इज कैसे लिखोगे, बी का एक्सप्रेशन टू द पावर 1 अपॉन ए टू द पावर 2। के पी कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर 2। अभी नेक्स्ट क्लास में ये भी कराऊंगी कि अगर आपको क्वेश्चंस दिए होंगे वो कैसे सॉल्व करने हैं। अभी सिर्फ एक्सप्रेशन सीखो। ये हो गया, यूनिट क्या आएगा इसके लिए, डेल्टा एन जी देखो कितना होगा, बी के मोल्स 1 है माइनस ए के मोल्स कितने हैं 2 है, सो दैट इज -1। इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर टू द पावर -1, और इसके लिए एटमॉस्फेयर टू द पावर -1। सिंपल है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन देखनी है।
One more thing, if our delta Ng is +1, है ना, if it is +1 तो इसका क्या मतलब है, if this is कोई भी +1 या छोड़ो प्लस है तो Kp is equal to Kc RT to the power something plus. So in that case what will happen, your Kp will be greater than Kc. और अगर डेल्टा Ng का वैल्यू कुछ नेगेटिव है तो क्या होगा, Kp is equal to Kc RT to some negative value, so that will go down. If that goes down, in that case your Kp will be लेस दैन Kc. ये चीज़ याद रखनी है दोनों. डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव हुआ इस केस में Kp का वैल्यू बड़ा होगा, और अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है कोई वैल्यू, सो इन दैट केस योर Kp विल बी स्मॉलर दैन Kc. ठीक है भाई. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ Kc. जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकाला वो देख लेते हैं कि वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो गाइज देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑन विच आवर Kc वैल्यू डिपेंड्स. क्या है वो? टेम्परेचर है. क्या है? टेम्परेचर है. टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर दैट चेंजेस योर Kc वैल्यू. वो भी डिपेंड करेगा कि अपना एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, याद रखना है, मतलब A + B गिव्स C और उसमें हीट चाहिए, लेट्स से दैट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा उस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो Kc का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड द रिएक्शन विल गो इन अ मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है भाई. एंड अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक हुआ, अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो देन दैट विल बी ऑपोजिट. टेम्परेचर जितना आप इंक्रीज करोगे Kc का वैल्यू क्या होगा? उतना ही डिक्रीज होगा. ठीक है. सो कैटलिस्ट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, इनका कोई Kc पे फर्क नहीं पड़ता है. क्या होता है, बस Kc पहुंचना, मतलब इक्विलिब्रियम पहुंचने का जो टाइम होता है सिर्फ वो ऑल्टर हो सकता है. द वैल्यू ऑफ Kc विल नॉट चेंज विद दीज कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर. एंड नॉट टू वरी, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ली शाटलियर्स प्रिंसिपल. वो हम ये सब कुछ वापस से उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है ये देखो कि ये जो चैप्टर में जो आज हमने किया है वो कहाँ का इंपॉर्टेंट है. अपने स्कूल लेवल पे यहाँ पे आपको बेसिक इक्वेशंस आएंगे और उन बेसिक क्वेश्चंस में Kc की कैलकुलेशन आपको बोलेंगे. आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वहाँ से Kc का एक्सप्रेशन लिखना है एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Kc फ्रॉम देयर. नीट में जनरली रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं. Kp दे देंगे, बोलेंगे Kc बताओ, Kc दे देंगे, बोलेंगे Kp बताओ. सो मोस्टली Kp एंड Kc के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे. फॉर JEE लॉ ऑफ मास एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज लेक्चर. एंड बड़े ट्रिकी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे. आपको स्टोइकियोमेट्री चेंज करके दे देंगे और बोलेंगे कि Kc में क्या चेंज आएगा, है ना. सो यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर JEE एंड नीट एग्जाम्स. ठीक है. क्या क्या किया आज हमने, एक बार बेसिक समरी देख लेते हैं. Kc एंड Kp का फॉर्मूला जो है वो देखा. Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या है, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng. हमने यूनिट्स भी देख लिए कि Kc का यूनिट इज मोल अपॉन लीटर टू द पावर डेल्टा Ng और Kp की यूनिट्स एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा Ng. और हमने ये भी देख लिया कि जो Kc है मेरा, इट डज नॉट change with your pressure, your catalyst and all. Only the time or the speed increases to achieve that equilibrium. Equilibrium वही रहेगा, Kc का वैल्यू वही रहेगा. Kc only depends on the temperature, है ना. If I increase the temperature or decrease the temperature, then the Kc value will change. So I can say that this Kc is constant at that fixed temperature. ठीक है. This is one question that I want you guys to try on your own. In this reaction 2NO2 gives N2O4, है ना. दोनों अपने को गैसियस स्टेट में दिए हैं. What is the value of delta Ng for this? You have to calculate it and give me the answer from these four and comment in your answer. I'll see those comments and I'll reply whether it's right or not. Okay, thank you. So that's it for today guys. I hope you enjoyed the lecture. If you did, don't forget to give a thumbs up and also subscribe to the channel because the part 2 of equilibrium is going to come shortly. Thank you so much.